गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इस कैलोरीमेट्री चैप्टर का सेकंड वीडियो बना रहे हैं, है ना। और इस वीडियो में हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया था कि हीट और एंड टेम्परेचर में क्या डेफिनेशन है, ये हमने देखा था। और हमने ये नहीं देखा था कि हीट और टेम्परेचर क्या फर्क है ना, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, तो क्या डिफरेंस है। अगर हम एक कॉलम बनाएं और एक तरफ हम लिखें डिफरेंस, एक तरफ हम लिखें हीट और दूसरे कॉलम हम लिखें टेम्परेचर, तो हीट हीट में हमको मालूम है कि द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रैंडम motion of the molecules is as heat and temperature. Temperature क्या चीज है? Temperature is that quantity which determines that in which direction the heat will flow if both the bodies are kept in contact. तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रैंडम मोशन मतलब कि इधर उधर मोशन करना ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। हर सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं, इधर उधर तेजी से भागते रहते हैं। और उन मॉलिक्यूल्स के इधर उधर तेजी से भागते रहने की वजह से जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी। और टेम्परेचर क्या चीज़ है? ये वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जो ये डिटरमाइन करती है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, है ना। अगर दो बॉडीज एक दूसरे कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो हाइट, जिस ऑब्जेक्ट के पास हीट ज्यादा होगी वहां से हीट फ्लो होगी कम एनर्जी वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। तो टेम्परेचर इज दैट प्रॉपर्टी which determines that in which direction the heat will flow. Heat always flow from high temperature to low temperature. और इसकी दूसरी डिफरेंस जो होता है, दूसरा डिफरेंस जैसे ये लिखा हुआ है कि जूल यूनिट होती है, जूल इज द यूनिट ऑफ हीट, और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, आप सभी लोग को मालूम ही है। तो इस वजह ये भी एक डिफरेंस हुआ। और हीट जो है वो कैलोरीमेट्रिक की मदद से मेजर की जाती है, जबकि थर्मामीटर की मदद से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस हुआ। और इसके अलावा भी एक डिफरेंस है कि हीट एक एडिटिव प्रॉपर्टी है ना। हीट जो है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव मतलब कि इसको जोड़ा जा सकता है, एडिट क्वांटिटी है। जबकि टेम्परेचर एक एडिटिव इज नॉट एन एडिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अच्छा, अब इसके बाद ये हीट और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमको टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमको हीट देना पड़ता है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो हमको कुछ हीट देना पड़ेगा। तो वो जो हीट हम दे रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है ना। जैसे अब हम हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे क्या हम कह रहे हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास है ना। ये कोई भी सब्सटेंस हमारे पास हो सकता है। मान लीजिए कि ये कापर है हमारे पास, है ना। और ये 20 ग्राम कापर हमारे पास है और इसका टेम्परेचर अभी 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है। एंड वी वांट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस कापर सब्सटेंस बाय 2 डिग्री और 5 डिग्री सेल्सियस। वी वांट टू रेज द टेम्परेचर।
है ना। तो हाउ कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी, हमको इस बॉडी का टेम्परेचर रेज करने के लिए हम यहाँ पे एक अ, यहाँ पे हम एक हीट का कोई सोर्स लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया एक बर्नर लगा दिया। अब ये बर्नर बर्नर वही जो आप केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं, तो उसी बर्नर से हमने इसको हीट दिया, ठीक है। और उस हीट से ये कापर का टेम्परेचर बढ़ेगा, 15 से मान लीजिए कि बढ़ के हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कुछ हीट हमने दिया, हीट को हम रिप्रेजेंट करते क्यू से। क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट। तो ये क्यू किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो देखिए, ये एक छोटा सा कापर का टुकड़ा था, एक और एक हमारे पास एक बड़ा सा टुकड़ा है कापर का, है ना, 1 किलोग्राम का है। ये 20 ग्राम का था और ये 1 किलोग्राम, ये भी कापर ही है। और इसका भी टेम्परेचर हमको 15 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है, 20 डिग्री, उतना ही राइज करना है ना। तो इसको भी हम हीट दें बर्नर के जरिए से। ये बर्नर हमने लगा दिया यहाँ पे। अब इस बर्नर हीट इसको देंगे तो क्या अब हमको उतनी ही हीट देनी पड़ेगी जितनी हम पहले वाले केस में दे रहे थे, या अब हमको कुछ ज्यादा देनी पड़ेगी? तो जाहिर सी बात है, मास बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तब हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि दो जो हीट सप्लाई हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के, ठीक है। हीट द हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये आप लिखेंगे वहां पे कि ये कैसे फाउंड हुआ, एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ। इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट the amount of heat supplied to raise the temperature of a body is directly proportional to the mass of that body, है ना। ये हो गया पहली चीज। पहली चीज ये हो गई कि जो हीट सप्लाई हो रही है वो मास पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, मान लीजिए अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस सेम रहते, है ना, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि मासेस सेम, ये जो दूसरा बॉडी है ये भी कापर का ही बना हुआ है, कापर का ही है, और इसका मास भी 20 ही ग्राम है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब इसका टेम्परेचर हमको बढ़ाना है 15 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री, 150 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो अब बताइए हमको हीट क्या नहीं देनी पड़ेगी जितने हम पहले वाले केस में दे रहे थे, जबकि मास 20 ग्राम, जबकि हमको टेम्परेचर सिर्फ 5 ही डिग्री सेल्सियस राइज करना था। यहाँ पे तो हमको 145 डिग्री टेम्परेचर राइज करना पड़ रहा है, और इस केस में हमको 5 डिग्री सेल्सियस राइज करना पड़ रहा है। तो क्या हीट हमको उतनी ही देनी पड़ेगी या ज्यादा देनी पड़ेगी? जाहिर सी बात है की बार, क्योंकि हमको ज्यादा टेम्परेचर राइज करना है सेकेंड केस में, वो 15 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस, तो जाहिर सी बात हमको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो Q का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उतनी ज्यादा हीट हमको सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, दोनों ही केसेस में, इस केस में और इस केस में, दोनों ही केसेस में सब्सटेंस सेम है। यहाँ भी कापर था और यहाँ भी कापर, ठीक। मास भी सेम है, यहाँ भी 20 ग्राम था और यहाँ भी 20 ग्राम है। क्या चीज पर फर्क है कि यहाँ पे हमको टेम्परेचर करना था 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हमको टेम्परेचर राइज करना है 15 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक। तो चूंकि यहाँ पे हमको ज्यादा टेम्परेचर राइज करना पड़ रहा है, इस वजह से हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। इसी वजह से हम लिख रहे हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। यहाँ पे टी टाइम नहीं है, यहाँ पे टी जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो जितना ज्यादा हमको टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा उतनी ज्यादा हमको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, तीसरी किस चीज पे डिपेंड करता है कि क्यू जो है वो सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है।
है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे दोनों का मास सेम सेम है, 20 ग्राम यहाँ पे 20 ग्राम यहाँ भी, टेम्परेचर भी सेम मान लीजिए कि है ना, कि यहाँ पे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना पड़ा और यहाँ भी 15 से 20 ही करना है। लेकिन अगर हम सब्सटेंस चेंज कर दें, यहाँ पे कापर की जगह पर हटा के कोई दूसरा सब्सटेंस रख दें, है ना, मैं मिटा देता हूँ उसको, यहाँ पे देखिए पूरा मिटा देता हूँ मैं। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक सब्सटेंस है, ये है अल्मोनियम, और ये भी एक दूसरा सब्सटेंस है, ये है प्लास्टिक। ठीक है, दोनों का मास सेम है, 20 ग्राम। 20 ग्राम। इसका अल्मोनियम का टेम्परेचर हमको राइज करना है 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक, और प्लास्टिक का भी हमको टेम्परेचर राइज करना है वही 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। क्या दोनों केसेस हमको सेम अमाउंट ऑफ मास देना पड़ेगा या अलग अलग देना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, अलग अलग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो मासेस तो सेम है, टेम्परेचर रेंज भी सेम है, बस क्या डिफरेंस है, सब्सटेंस का फर्क है। यहाँ पर अल्मोनियम था और यहाँ पे प्लास्टिक है। इसका मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट किस पे डिपेंड कर रही है, सब्सटेंस भी डिपेंड कर रही है। ओके, तो अगर हम इन तीनों फैक्टर्स मिला लें, इन तीनों फैक्टर्स को मिला लें तो हम कहेंगे कि कंबाइनिंग ऑल दिस थ्री कि Q इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। m जो है मास ऑफ द सब्सटेंस है, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, एंड Q अमाउंट ऑफ हीट विच वी हैव सप्लाइड। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं और इसकी जगह पे इज इक्वल टू लेके आए तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, C। Q इज इक्वल टू C m डेल्टा T, है ना, या Q इज इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एम सी डेल्टा टी। ये एक फार्मूला है ना, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे m क्या चीज है, मास का मास, मास ऑफ द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर राइज किया जा रहा है। और C क्या चीज है, C स्पेसिफिक कैपेसिटी है। अभी इसकी हम डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, specific heat capacity of this substance, of that substance, और डेल्टा टी टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर। अब राइज भी हो सकता है और फॉल भी हो सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, हम कहें तो ज्यादा बेहतर है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा हो गया फैक्टर सेटिंग। तो आपने देखा कि हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड क्यू किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा था, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज कि मास पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, और तीसरा सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आप जानिए कि हीट रिक्वायर्ड जो होती है किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज करने के लिए, वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और तीनों को मिलाएंगे तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे सामने आता है। अच्छा, अभी हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज होती है, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज देखें, हीट कैपेसिटी, है ना। तो अब हम हेडिंग दे देते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या चीज होती है, अब आगे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं या फिर देखते हैं क्या चीज होती है हीट कैपेसिटी। ये है इसकी डेफिनेशन कि द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी is the amount of heat energy required to raise its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। देखिए, अब इस डेफिनेशन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन भी आएगी, और दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों डेफिनेशन अलग अलग है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हीट कैपेसिटी क्या चीज होती है, कोई एक बॉडी है, उसका मास हम नहीं बता रहे हैं, कोई भी बॉडी है ना, उस बॉडी का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, उसका मास 5 किलो 10 किलो कुछ सकता है, तो उस बॉडी का टेम्परेचर
1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है या 1 केल्विन बढ़ाना है ना, वो उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हमको जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसी हीट को हम कहेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, the heat capacity of a body is the amount of heat energy required by a body to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस or 1 केल्विन। ओके, और इसका फार्मूला क्या, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी डैश से, है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है कैपिटल सी डैश। ठीक है, the heat capacity capital C dash is equal to amount of heat energy supplied delta Q divided by rise in temperature। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि amount of heat energy supply divided by rise in temperature delta Q by delta T। ये इसका फार्मूला हो गया हीट कैपेसिटी का, और इसकी यूनिट क्या होगी, एकदम बिल्कुल आसान सी चीज है, यूनिट इसकी हो जाएगी जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों उसकी यूनिट सही है। यहाँ पे हमने कहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाओ, दोनों में बात एक ही है। ठीक है, चाहे हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं या 1 केल्विन बढ़ाएं, उतनी हीट चाहिए होगी। अच्छा, अब हमको इसके बाद पढ़ना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अब आइए हम हेडिंग दे दें पहले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज होती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब इसकी डेफिनेशन चीज होगी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस by 1 degree Celsius to raise the temperature of that body by 1 degree Celsius is known as specific heat capacity। हम इसको लिख देते हैं, है ना, आप वो देखिए क्या है इसकी। It is the amount of heat energy required, it is the amount of heat energy required कि जितनी हीट एनर्जी हमको जरूरत पड़ रही है टू रेज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। कितनी मास ऑफ सब्सटेंस का, 1 kg ऑफ सब्सटेंस। देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आप रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ मास 1 kg। कितना सब्सटेंस का मास कितना होना चाहिए, 1 kg। जबकि हीट कैपेसिटी में हमने ये नहीं कहा था कि सब्सटेंस का कितना, सब्सटेंस का मास वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5 kg, 10 kg, 15 kg, लेकिन इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सब्सटेंस का मास कितना होना चाहिए, 1 kg। और यहाँ टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। ठीक है, तो इस केस में जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी उसी हीट को हम क्या बोले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। हीट कैपेसिटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, अभी अभी आपने निकाला, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, है ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एम इंटू डेल्टा टी, है ना। हम आमतौर पर यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, Q इज इक्वल एम सी डेल्टा, ये वाला फार्मूला कम इस्तेमाल करेंगे, है ना। है दोनों एक ही चीज, लेकिन हम ये ज्यादा लिखने में आसान रहता है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। और यहाँ पे M क्या चीज को मालूम है, वीडियो की शुरुआत में बता दी है ना, M मास है, मास ऑफ द सब्सटेंस, है ना, जो जिस सब्सटेंस का मास राइज किया जा रहा है। और C जो है उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा T उसका राइज इन टेम्परेचर, और Q इज द एम्प्ट ऑफ हीट, है ना। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट होगी, इसको याद करके रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूनिट होती है जूल
पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही यूनिट सही, दोनों ही सही है। सॉरी, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये दो चीजें हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों इंपॉर्टेंट हैं और इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, है ना। तो अभी फिलहाल हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे कोर्स को बढ़ाएंगे। ओके, आई होप all of you have enjoyed this class. Thank you.